Welcome to another session of ICS Online. Today we are diving into a cool history chapter, how the British took charge in India. We have got some important multiple questions जो कि आने वाले BPSC 69th एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर: It was introduced through Permanent Settlement Act 1793. Option number 2, it was introduced by Thomas Munro in 1793. Option number 3, the Zamindars were made owners of the land. Option number 4, more than one of the above. और option number 5, none of the above. तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसे 1793 में थॉमस मुनरो ने पेश किया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो इन 1793। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में बात करें तो जमींदारों को उस भूमि का मालिक बनाया गया जहां वो पहले राजस्व संग्राहक थे। क्योंकि यह बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया, इसलिए इसके रूप में भू राजस्व की मांग तय की गई और नियंत्रित राजस्व के 10/11 भाग को कंपनी को दिया गया था। कंपनी द्वारा जमींदारों के लिए सनसेट क्लॉज भी जोड़ा गया। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के माध्यम से पेश किया गया था। इसलिए जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो सही नहीं है। रैयतवारी सिस्टम के बारे में बात करें तो इसे 1820 में थॉमस मुनरो और रीड द्वारा पेश किया गया। इस बंदोबस्त को प्रत्यक्ष रूप से किसानों के लिए बनाया गया था, जिन्हें रैयत कहा जाता था। इस प्रकार इस बंदोबस्त को रैयतवारी के नाम से जाने लगा। किसानों को जमीन का मालिक बना दिया गया और उन्हें पट्टा दिया जाने लगा। राजस्व की दर बहुत अधिक थी, कुछ क्षेत्रों में मानक उत्पादक का लगभग 50% तक था। यह हमेशा के लिए तय नहीं था, लेकिन 20-30 वर्षों बाद इसका संशोधन होना था, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन जो है, इल्बर्ट विधेयक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इल्बर्ट बिल एंड द ऑप्शंस आर: Option number 1, it allowed Indians to file criminal cases against Europeans. Option number 2, it authorized Indian ICS officers to try Europeans in courts. Option number 3, it proposed that the Indian magistrates would try Europeans in criminal cases. Option number 4, more than none of the above. और option number 5, none of the above. तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसने प्रस्तावित किया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय नागरिकों के आपराधिक मामलों में सुनवाई करेंगे, यानी इट प्रपोज दैट द इंडियन मजिस्ट्रेट्स वुड ट्राई यूरोपियंस इन क्रिमिनल केसेज। रिपन जो थे वो इस विधेयक को भारतीय दंड संहिता से नस्लीय भेदभाव को दूर करने के लिए प्रस्तुत किए थे। तत्कालीन प्रचलित कानून के अनुसार एक यूरोपीय नागरिकों की केवल एक यूरोपीय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की जा सकती थी। यूरोपीय नागरिकों ने सीपी इल्बर्ट द्वारा प्रस्तुत इल्बर्ट विधेयक का कड़ा विरोध किया, जिसने इस तरह के भेदभावपूर्ण प्रथा को समाप्त करने की मांग की। रिपन को भारत में अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए विधेयक में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी सुनवाई भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा नहीं की जाएगी। अंततः 1884 में इस विधेयक को फिर से लागू करने और अधिनियमित करने के लिए वापस ले लिया गया। हालांकि संशोधित विधेयक में बहुत ही कम प्रावधान थे। इसमें कहा गया कि यूरोपीय नागरिकों को यूरोपीय न्यायाधीशों और भारतीय न्यायाधीशों के सामने उपस्थित किए जाने पर वह मांग कर एक जूरी के लिए दावा कर सकेगा। इस तरह की जूरी में कम से कम आधे सदस्य जो थे वो अंग्रेजी ही शामिल थे। इल्बर्ट बिल विवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद कारणों की मदद की और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक बहुत बड़ा वाटरमार्क यानी कि बहुत बड़ा उपलब्धि की तरह शामिल हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th century was the, and the options are: ऑप्शन नंबर 1, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का व्यावसायीकरण। ऑप्शन नंबर 2, ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ऑन फैक्ट्रीज, भारतीय स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 3, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4, मोर देन नन ऑफ द अबव। और ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक जो था ब्रिटेन में उद्योगों के लिए वाणिज्यिक फसलों और कच्चे माल की वृद्धि। चाय, कॉफ़ी, इंडिगो
अफीम, कपास, जूट, गन्ना और तिलहन जैसे विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक फसलों को अलग अलग इरादों के साथ पेश किया गया। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय उद्योगों और हस्तशिल्प को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिकरण और आर्थिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 इज cheap and machine-made goods flooded in the Indian market in the early 19th century. Statement number 2, British took steps toward modern industrialization of India. Statement number 3, peasants were improvised and exploited. तो हमें ऊपर दिए गए कथनों में से किसी एक का चुनाव करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केवल 1 और 3। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सस्ते और मशीन निर्मित सामानों ने भारतीय बाजार में बाढ़ लाई। और ऑप्शन नंबर 3, किसान गरीब और शोषित थे। ब्रिटिश नीतियों के प्रभाव के बारे में हम अगर बात करें, इसने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और भारत के कारीगरों और शिल्पकारों को विनाश को जन्म दिया। इसलिए जो कथन नंबर 2 था, स्टेटमेंट नंबर 2, वो गलत था। 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद ब्रिटिश नागरिकों के लिए एक तरफा मुक्त व्यापार की अनुमति देने के बाद सस्ते और मशीन निर्मित आयात ने भारतीय बाजार में बाढ़ ला दी। इसलिए जो स्टेटमेंट नंबर 1 था वो सही है। कई शहरों में गिरावट आई और ग्रामीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस अंग्रेजी हुकूमत और इनके नीतियों का इतना प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पर कि जो भी जगह था, जो शहर थे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ गए थे, उनको वापस अंग्रेजी नीति इतना धकेल देती है कि वो फिर से ग्रामीकरण की ओर चलने लगते हैं। बढ़ते हुए कारण किसान गरीब और शोषित थे। इसलिए जो क्वेश्चन 3 है वो भी सही था, स्टेटमेंट 3 भी सही था। अकाल भारत में दैनिक अस्तित्व की एक आम विशेषता बन गया। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों और व्यापार नियमों के कारण भारत कच्चे माल जैसे जूट, रेशम, कोयला, मसाले आदि का एकमात्र निर्यातक देश बन गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत की सामाजिक नीतियों से संबंधित सही नहीं है? Which among the following statement is not correct related to the social policies of Indian under East India Company's rule? And the options are: education become a monopoly of the rich and the city dwellers, शिक्षा अमीरों और शहरवासियों का एकाधिकार बन गया। ऑप्शन नंबर 2, many legal measures were introduced to improve the status of women, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई कानूनी उपाय लागू किए गए। ऑप्शन नंबर 3, चार्टर एक्ट 1833 was issued by which a sum of rupees 1 lakh was sanctioned for promoting western sciences in India. 1833 का चार्टर अधिनियम जारी किया गया था जिसके द्वारा भारत में पश्चिमी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। ऑप्शन नंबर 4, मोर देन वन ऑफ द एबव, और ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 was issued by which a sum of rupees 1 lakh was sanctioned for promoting western sciences in India. अंग्रेज के भारत आने के बाद भारतीय समाज में कई बड़े बदलाव आए, जैसे पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, यूरोप में हुई विभिन्न क्रांतियों से स्वाधीनता, समानता, स्वतंत्रता, मानवाधिकार जैसे नए विचार आए। इन विचारों ने हमारे समाज के कुछ वर्गों को आकर्षित किया और देश के विभिन्न हिस्सों में कई सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों में सबसे आगे राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान, अरुणा आसिफ अली, पंडिता रामाबाई जैसे दूरदर्शी भारतीय थे। इन आंदोलनों ने सामाजिक एकता की तलाश की और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की ओर प्रयास किया। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई कानूनी उपाय पेश किए गए। उदाहरण के लिए सती प्रथा को 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। 1856 में पारित एक कानून द्वारा विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई। 1872 में एक कानून पारित हुआ जिसमें अंतर जातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाहों को मंजूरी दी गई। 1829 में शारदा अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत बाल विवाह को रोकने का अधिनियम लाया गया। यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के के बीच शादी को अवैध करार कर दिया। आज के समय में भी अगर हम देखें तो लड़की की उम्र कम से कम 18 होनी चाहिए और लड़का का उम्र कम से कम 21। हालांकि जो प्रपोज सबसे लेटेस्ट अभी जो आया था कुछ दिन पहले, जो अधिनियम
उसमें अब लड़कियों का एज को भी, मिनिमम एज को भी बढ़ा दिया गया और अब लड़का और लड़कियां यानी कि गर्ल एंड बॉय दोनों का जो शादी का लीगल एज होगा वो मिनिमम लीगल एज 21 होगा। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी भाषा को शुरू करने में गहरी दिलचस्पी ली और इसको करने के लिए उनके पीछे कारण था कि वो चाहते थे कि कम वेतन पर भारतीय लोग उनके लिए काम करें, क्योंकि यहाँ के लोग कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे और ज़्यादा काम करते थे। आज भी हम देखें भारत में सबसे ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज के बीपीओ सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, कस्टमर केयर है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी आप उठा लीजिए उस सारा का कॉल सेंटर आपको नोएडा और दिल्ली में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ यहाँ के जो लोग हैं मेहनती हैं, कम पैसे में भी ज़्यादा काम करते हैं, ओवर टाइम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल है वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ के लोग इतना काम भी नहीं करना पसंद करते, ओवर टाइम भी नहीं देना पसंद करते और सैलरी भी ज़्यादा मांगते हैं। इसलिए भारत के जो लोग हैं उनका डिमांड हर जगह है और भारत में बेरोजगारी भी एक पहलू है जिसके कारण यहाँ के लोग भी कम पैसे में भी ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की? विच बैटल एस्टेब्लिश्ड द पॉलिटिकल सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? एंड द ऑप्शंस आर बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, थर्ड मैसूर वॉर 1790 to 1792, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की युद्ध 1757। प्लासी के युद्ध के बारे में बात करें, यह 27 जून 1757 को कलकत्ता के पास भागीरथी नदी के तट पर बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कमांडर इन चीफ थे और मीर जफर अली खान बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से कमांडर थे। प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। आधुनिक भारतीय इतिहास में प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जीती गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहीं से स्थापित होना शुरू हो गया। बंगाल के सिराजुद्दौला के नवाब शासन में सहयोग बाधित होने पर प्लासी की लड़ाई के लिए मुख्य समस्या उत्पन्न हुई। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के किले को जब्त करना शुरू किया और जून 1756 में कई पूर्व भारतीय अधिकारियों को कैद कर लिया। सिराजुद्दौला के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, उनका जन्म 1733 में मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हुआ था। सिराजुद्दौला 1756 में 23 वर्ष की आयु में अलीवर्दी खान जो उनके नाना थे उनके सक्सेसर के रूप में अगले नवाब बनते हैं। सिराजुद्दौला ने अपने कमांडर इन चीफ मीर अली जाफर द्वारा प्लासी के युद्ध में धोखा दिया। वह परिणामी नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध हार गया। बक्सर के युद्ध के बारे में अगर बात करें, बक्सर का युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच लड़ा गया। हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश पक्ष के कमांडर के रूप में प्रतिनिधित्व किया। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बात करें तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792 के बीच मैसूर राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए। चौथा एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो टीपू सुल्तान और जनरल अस्टुअर्ट, जनरल हैरिस और थर वेलेस्ली के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में टीपू सुल्तान हार जाते हैं, इनकी मौत हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द डैश वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू ओवरहॉल द मैनेजमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रोल इन इंडिया। डैश ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसके उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन करना था। एंड द ऑप्शंस आर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन नंबर 3 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ऑप्शन नंबर 4 मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंध में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना था। फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा 18 मई 1773 को 1773 को द रेगुलेटिंग एक्ट पेश किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गलत व्यवहार के कारण पारित किया गया था जिसने दिवालियापन की स्थिति पेश की थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, इसका नाम विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की। ईस्ट इंडिया ने
पिट्स इंडिया एक्ट ने ब्रिटेन के नियंत्रण बोर्ड का गठन किया, जो ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों के पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश सरकार को सीधे पारित किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के बाद सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय नागरिकों को भारत के प्रशासन में लेने की सलाह दी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? वी हैव गिवन सम स्टेटमेंट एंड वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन एंड द स्टेटमेंट्स आर: स्टेटमेंट नंबर 1, ओरिएंटलिस्ट एंड एंगलिस्ट कंट्रोवर्सी। स्टेटमेंट नंबर 2, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। स्टेटमेंट नंबर 3, जनरल कमिटी ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन। वी हैव टू सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। और जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है। पहला ऑप्शन केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन केवल 2, तीसरा ऑप्शन 1, 2 और 3, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से 1 से अधिक, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1, 2 एंड 3। लेट्स टॉक अबाउट चार्टर एक्ट 1813। यह भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कंपनी ने फिर भी 20 वर्षों तक चाय और चीन व्यापार के मामले में एकाधिकार का फायदा उठाया। इस अधिनियम ने भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान किया। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की शक्ति दी। इसमें कंपनी की सभी क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन की निस्संदेह संप्रभुता का दावा करने वाला एक खंड शामिल था और भारत को ईसाई मिशनरियों के लिए इसे खोलने की अपेक्षा थी। चार्टर एक्ट 1830 ने शिक्षाविद और शास्त्रविदों के बीच अनुदेश के माध्यम पर विवाद पैदा किया और इसलिए विवाद का कारण इस निधि को 1823 तक अप्रभावित रखा गया। 1823 में गवर्नर जनरल काउंसिल ने एक सार्वजनिक अनुदेश हेतु सामान्य समिति नियुक्त की जिसके पास शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए अनुदान देने की जिम्मेदारी थी। इस समिति की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी जिसमें 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इस समिति ने साहित्य के सुधार के लिए अनुदान से प्रमुख अंश खर्च करने का निर्णय लिया। यहाँ तक कि सार्वजनिक अनुदेश की सामान्य समिति भी वोट द्वारा शिक्षा का माध्यम तय करने में सक्षम नहीं थी क्योंकि 10 सदस्यों में से 5 शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे और जो 5 जो थे वो शास्त्रीय भाषा के समर्थक थे। और यहाँ भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका, कोई कंक्लूजन नहीं निकल सका। सार्वजनिक अनुदेश की सामान्य स्थिति की अध्यक्षता के रूप में लॉर्ड मैकाले 2 फरवरी 1835 को एक अधिकृत पात्र लिखा जहां उन्होंने विवाद के बारे में निष्कर्ष निकाला। लॉर्ड मैकाले ने अपने अधिकृत पात्र के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को अनुदेश के माध्यम के रूप में लागू करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग ब्रिटिश ट्रेडिंग सेंटर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। निम्नलिखित ब्रिटिश व्यापारिक केंद्रों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और जो हमारा 4 शहर है वो कलकत्ता, सूरत, मद्रास और बॉम्बे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2, 3, 4, 1। जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले सूरत में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र का गठन हुआ 1613 में, उसके बाद मद्रास में 1639 1639, उसके बाद बॉम्बे 1668 और उसके बाद सबसे लास्ट में कोलकाता 1686। तो 2, 3, 4, 1 ये आपके लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक टेबल भी दिया गया है जो आपको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत देगी। सूरत ब्रिटिश ट्रेडिंग सेंटर 28 अक्टूबर 1612 को स्वाली की नौसैनिक लड़ाई सुवली का एक भ्रष्टाचार में कैप्टन बेसी और उनके चालक दल के कारनामों ने प्रांत के मुगल गवर्नर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने वहां जहांगीर द्वारा एक संधि की पुष्टि की जिसने उन्हें व्यापारिक अधिकार दिए। जनवरी 1613 तक सूरत में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री आ गई। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है सर्वोच्चता की नीति किसने प्रारंभ की? हु इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड हास्टिंग, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर 4 मोर देन वन ऑफ द एबव और ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ द एबव। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड हास्टिंग। लॉर्ड हास्टिंग के बारे में बात करें 1813 से 1823 के बीच
ये गवर्नर जनरल रहते हैं और इन्होंने ही सर्वोच्चता की नीति आरंभ की। इस नीति के अनुसार कंपनी ने किसी भी अन्य भारतीय राज्य की तुलना में सर्वोपरि या सर्वोच्च के रूप में अपनी स्थिति का दावा किया। अपने लोगों को हितों की रक्षा के लिए कंपनी को किसी भी भारतीय साम्राज्य पर कब्जा करने का अधिकार दिया। 1843 में सिंध और 1849 में पंजाब पर कंपनी का अधिकार हो गया। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। डलहौजी के बारे में बात करें तो इन्हें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में जाना जाता है, जो कि एक सिद्धांत था जिसके तहत जिस राज्य का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता था उसको ये अपने कब्जे में कर लेते थे, और ऐसे भी कई राज्य हुए जिसे मिस गवर्नेंस के आरोप लगाकर उन्होंने छीन लिया। इसी के कारण देश में बहुत जगह पर विद्रोह हुआ, जैसे कि झांसी में जब झांसी पर आक्रमण करते हैं और झांसी को हड़पने के लिए, तो वहाँ एक विद्रोह होता है। झांसी हो गया, सतारा हो गया, सबलपुर हो गया, ऐसे बहुत सारे राज्य थे जिसे डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत कब्जा कर लिया। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इनके समय जून तीसरी योजना आया जो 1947 में। रेड क्लिफ आयोग का गठन हुआ 1947 में, जो भारत पाकिस्तान बंटवारे का भी बॉर्डर का निर्धारण करती है। भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 भी इन्हीं के कार्यकाल में आया। इनके ऊपर आरोप लगता है कि भारत की आज़ादी में इन्होंने मन से और काम नहीं किया, बिना परवाह के काम किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत 2 राज्यों में बंट जाता है, भारत और पाकिस्तान। विलियम बेंटिक के बारे में बात करें, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 के बीच रहता है। इन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए, बहुत सारे जो सोशल इशूज थे देश में उनके लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि सती का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, ठगी का दमन एंड भ्रूण हत्या। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग बीपीएससी 69th एग्जामिनेशन। हम अपने अगले सेशन में और भी अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, तो बने रहिए। थैंक यू।